हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है और इसमें दोस्तों 60 क्वेश्चन 60 प्रश्नों को हम कवर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो या ऑप्शन नंबर सी लोथल या फिर कालीबंगा। तो दोस्तों, मृतकों का टीला जिसके रूप में दोस्तों जैसे जाना जाता है उसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका मोहनजोदारो। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों, अगर हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1920, ऑप्शन नंबर बी 1921, ऑप्शन नंबर सी 1922 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1925। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की गई थी दोस्तों वह की गई थी 1921 में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर जिसे बंदरगाह कहा जाता है दोस्तों, पत्तन नगर बंदरगाह कहा जाता है, वो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर है ऐसा जिसे बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी रोपड़ या फिर ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदारो। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लोथल को जाना है तो दोस्तों बंदरगाह के रूप में। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो दोस्तों, हड़प्पा वासी सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन करते थे, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए मुद्राएं, ऑप्शन नंबर बी कांस्य के औजार, ऑप्शन नंबर सी कपास या फिर जौ। तो दोस्तों, हड़प्पा वासी जिस वस्तु का सबसे ज़्यादा उत्पादन करते थे दोस्तों वह थी कपास। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें कि विशाल स्नानागार जिसे ग्रेट बाथ बोला जाता है वो कहाँ मिला था। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी चनमुदड़ो या फिर ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदाड़ो। तो दोस्तों, ग्रेट बाथ जिसे विशाल स्नानागार कहा जाता है दोस्तों, ये जो मिला था वह मिला था मोहनजोदाड़ो में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों कालीबंगा जो स्थित है आपका वो बताइए, गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में या फिर हरियाणा में। तो दोस्तों, कालीबंगा आपको पता होना चाहिए कि कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों, हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 में कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति, सूती मूर्ति कहाँ से मिली थी। तो दोस्तों, नर्तकी की मूर्ति आपको बताना है कि वो कहाँ से मिली थी। तो दोस्तों, चाहे आपका विशाल स्नानागार हो, चाहे आपका मृतकों का टीला हो या फिर नर्तकी की जो मूर्ति है दोस्तों, ये जो मिली थी मोहनजोदाड़ो से मिली थी। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा आपका एनिमल था जिसके अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए थे। शेर के, घोड़ा, गाय या फिर हाथी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, शेर के अवशेष नहीं मिले थे सिंधु घाटी सभ्यता में। बाकी आपके घोड़ा के अवशेष मिले थे, गाय के भी अवशेष मिले थे एंड हाथी के भी अवशेष मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों अगर हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी है, तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की आपको लिपि बताने की ब्राह्मी है, खरोष्टी है, भाव चित्रात्मक है या फिर देवनागरी है। तो दोस्तों, मैं आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना चाहता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है दोस्तों वह आपकी भाव चित्रात्मक थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 में, जुती हुई खेत के साक्ष्य कहाँ मिले थे। तो दोस्तों, जुते हुए खेत के साक्ष्य आपको बताना है कहाँ मिले थे। ऑप्शन नंबर ए लोथल, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा या फिर ऑप्शन नंबर डी रोपड़। तो दोस्तों, जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले थे वो कालीबंगा से मिले थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, 11वां क्वेश्चन है आपके लिए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे प्राचीन आपको वेद बताना है कौन सा है। सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है या फिर ऋग्वेद है।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जल्दी से आप आंसर बताइए हमें कि इसमें क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद जो है आपका ऋग्वेद है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों आपके सामने है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो दोस्तों सत्यमेव जयते आपको बताना किस उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद, ईशोपनिषद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों अगर हम बात करें कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो दोस्तों ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है वो आपका, जल्दी से बताइए किसको समर्पित है। तो दोस्तों वह समर्पित है आपका सावित्री को, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों आपके सामने कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है। तो दोस्तों भारतीय संगीत का जो जनक माना जाता है वह माना जाता है सामवेद को, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 में, वैदिक काल में विपाशा किस नदी का प्राचीन नाम है। झेलम का, व्यास का, चिनाब का या फिर रावी का। तो दोस्तों वैदिक काल में विपाशा जिस नदी को बोला जाता है दोस्तों वह आपकी व्यास नदी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 8, 9, 10 या फिर 12। तो दोस्तों ऋग्वेद में जो आपके कुल मंडल हैं वह मंडल है आपके 10, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। पुराणों की जो संख्या होती है दोस्तों वह होती है 18, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों आपके सामने है कि आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे। तो दोस्तों आर्य जो सबसे पहले भारत में बसे थे वह आपको बताना है कहाँ बसे थे। सप्त सिंधु प्रदेश में, गंगा यमुना दोआब में, दक्षिण भारत में या फिर मध्य भारत में। तो दोस्तों आर्य जो सबसे पहले बसे थे वह बसे थे आपके सप्त सिंधु प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों आपके सामने है कि अथर्ववेद का संबंध किससे है। तो दोस्तों अथर्ववेद का संबंध आपको बताना है यज्ञ से है, संगीत से है, जादू टोना या फिर औषधि या स्तुति। तो दोस्तों अथर्ववेद का जो संबंध है दोस्तों वह जादू टोना से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा है दोस्तों, सी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, अस्तो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद से, ऑप्शन नंबर बी सामवेद से, ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद से या फिर ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद से। तो दोस्तों अस्तो माँ सदगमय जो लिया गया है दोस्तों वह लिया गया है ऋग्वेद से, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों अगर हम बात करेंगे गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है, तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है जल्दी से बताइए, कुशीनगर है, लुम्बिनी है, कपिल वस्तु है आपका या फिर सारनाथ है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था दोस्तों वह लुम्बिनी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो दोस्तों बुद्ध ने जो अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था वह प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था सारनाथ में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन सारनाथ, और सारनाथ जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आपको बताना है, तो दोस्तों वो हो जाएंगे आपके ऋषभदेव, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 में कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम, पावापुरी, वैशाली या फिर मगध। तो दोस्तों महावीर स्वामी जी का जन्म आपको बताना है वह कहाँ हुआ था, तो दोस्तों वह हुआ था कुंडग्राम में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी बोधगया, ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर या फिर ऑप्शन नंबर डी वैशाली। तो दोस्तों बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह प्राप्त हुई थी आपकी बोधगया बिहार में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 26 में कि चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है अशोक,
सेकंड है कालाशोक, थर्ड है अजातशत्रु, फोर्थ है कनिष्क। तो दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी तो दोस्तों वह हुई थी कनिष्क के समय में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वह कौन थे। ऑप्शन नंबर ए पार्श्व महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर सी ऋषभदेव या फिर ऑप्शन नंबर डी नेमिनाथ। तो दोस्तों 24वें तीर्थंकर आपके महावीर स्वामी थे, जबकि फर्स्ट और पहले आपके ऋषभदेव थे। 23वें दोस्तों पार्श्वनाथ थे। तो दोस्तों आपको बताना है कि नेमिनाथ कौन से तीर्थंकर थे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। तो दोस्तों त्रिपिटक जो है आपका, जल्दी से बताइए किस धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों त्रिपिटक जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर, ऑप्शन नंबर सी सारनाथ या फिर ऑप्शन नंबर डी श्रावस्ती। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है वह हुई थी दोस्तों आपकी कुशीनगर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 में कि स्यायवाद किस धर्म का मूल सिद्धांत है। तो दोस्तों स्यायवाद आपको बताना है कि किस धर्म का मूल सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी शैव धर्म या फिर ऑप्शन नंबर डी वैष्णव धर्म। तो दोस्तों स्यायवाद का जो संबंध है दोस्तों वह जैन धर्म से है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी वैशाली, ऑप्शन नंबर सी ग्रीवरज राजगृह या फिर ऑप्शन नंबर डी चंपा। तो दोस्तों मगध की प्रथम जो राजधानी थी दोस्तों वह जल्दी से बताइए कौन सी थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका राजगृह। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों अगर हम बात करें नंदवंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों नंदवंश का संस्थापक आपको बताना है घनानंद, महापद्मनंद, कालाशोक या फिर नागदशक। तो दोस्तों नंदवंश का जो संस्थापक था तो दोस्तों वह थे महापद्मनंद। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश का साम्राज्य। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी आपको पता होना चाहिए कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य या फिर ऑप्शन नंबर डी चाणक्य। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था तो दोस्तों वह था चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34 में कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक आपको बताना कौन है। सेल्यूकस, चाणक्य, मेगास्थनीज या फिर चंद्रगुप्त। तो दोस्तों अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक आपके चाणक्य, कौटिल्य जिन्हें बोला जाता है वह है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी। तो दोस्तों इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए फाहियान, ऑप्शन नंबर बी हुएनसांग, ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज या फिर ऑप्शन नंबर डी चाणक्य। तो दोस्तों इंडिका पुस्तक को जिसने लिखा था दोस्तों वह थे आपके मेगास्थनीज। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों कलिंग युद्ध काफ़ी फेमस था जो कि राजा अशोक के द्वारा लड़ा गया था और इसी युद्ध के बाद दोस्तों उन्होंने युद्ध को त्याग करके संन्यास धारण कर लिया था। एंड कलिंग युद्ध जो है दोस्तों आपका 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो दोस्तों अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो दोस्तों सांची का स्तूप किसने बनवाया था ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी बिम्बिसार, ऑप्शन नंबर सी अशोक या फिर ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। तो दोस्तों सांची के स्तूप का जो निर्माण करवाया था दोस्तों वह करवाया था अशोक ने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
वही दोस्तों अगर हम बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन कहाँ बिताए थे, तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन जो बिताए थे दोस्तों वह बिताए थे श्रवणबेलगोला में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों आपके सामने है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था, कुणाल था, बृहद्रथ था, संप्रति था या फिर शालीशुक था। तो दोस्तों मौर्य वंश का जो अंतिम संस्थापक था, अंतिम जो शासक था दोस्तों वो बृहद्रथ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो माना जाता है, आपको जल्दी से बताइए, श्रीगुप्त को। किसको माना जाता है दोस्तों, श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी विक्रमादित्य या फिर ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। तो दोस्तों भारत का नेपोलियन जिसे कहा जाता है दोस्तों वह आपके समुद्रगुप्त। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जितने भी हमारे नए कैंडिडेट्स हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो दोस्तों चीनी यात्री फाहियान, तो आपको बताना किसके शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन या फिर ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। तो दोस्तों चीन यात्री फाहियान जिसके समय में आया था दोस्तों वह थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल, ऑप्शन नंबर बी कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त या फिर ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त। तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की जिसने स्थापना करी थी दोस्तों वह थे आपके कुमारगुप्त। कौन थे दोस्तों, कुमारगुप्त। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे। तो दोस्तों बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क या फिर ऑप्शन नंबर डी अशोक। तो दोस्तों बाणभट्ट ये आपके दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें हर्षचरित्र के लेखक कौन है, तो दोस्तों हर्षचरित्र काफ़ी फेमस पुस्तक है और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है बार बार। तो दोस्तों हर्षचरित्र के लेखक हर्षवर्धन थे, बाणभट्ट थे, कालिदास थे या फिर हुएनसांग थे। तो दोस्तों हर्षचरित्र के जो लेखक थे दोस्तों वह थे बाणभट्ट। वहीं दोस्तों बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में किसने चांदी के सिक्के चलाए थे। ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी कुमारगुप्त या फिर ऑप्शन नंबर डी स्कंदगुप्त। तो दोस्तों शकों पर विजय के उपलक्ष्य में जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे तो दोस्तों वह थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 48 में कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था। तो दोस्तों मंदिर निर्माण की जो कला थी वो सबसे पहले जो जन्म हुआ था दोस्तों वह हुआ था गुप्त काल में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 49 में कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति की रचना आपको बतानी है, हरिसेठ ने की थी, कालिदास ने की थी, रवि कीर्ति ने की थी या फिर बाणभट्ट ने की थी। तो दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना थी दोस्तों वह हरिसेठ जी के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों अगर हम बढ़ें तो ये आपको बताना है कि गुप्त काल की राज की भाषा क्या थी। तो दोस्तों गुप्त काल की राज की भाषा क्या थी, पाली, प्राकृत, संस्कृत या फिर हिंदी। तो दोस्तों गुप्त काल की जो राज की भाषा थी दोस्तों वह थी आपकी संस्कृत। कौन सी थी, संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि चोल वंश का संस्थापक कौन है। तो दोस्तों चोल वंश का संस्थापक आपको बताना कौन है, राज प्रथम है, राजेंद्र चोल है, विजयालय है या फिर आदित्य है। तो दोस्तों चोल वंश के जो संस्थापक थे दोस्तों
जल्दी से बताइए कौन थे। तो दोस्तों चोल वंश के जो संस्थापक थे वो विजयालय थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 दोस्तों आपके सामने है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए कृष्ण प्रथम, ऑप्शन नंबर बी दंती दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी अमोघवर्ष या फिर ऑप्शन नंबर डी विक्रमादित्य। तो दोस्तों एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिरों का निर्माण जो करवाया था दोस्तों वह करवाया था कृष्ण प्रथम ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि ह्वेनसांग किस किस समय भारत आया था, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से कि ह्वेनसांग किस किस समय भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर सी पुष्यमित्र या फिर ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। तो दोस्तों ह्वेनसांग जो जिस राजा के शासनकाल में भारत आया था दोस्तों वह थे आपके हर्षवर्धन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। ऑप्शन नंबर ए देवपाल, ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल, ऑप्शन नंबर सी गोपाल या फिर ऑप्शन नंबर डी महिपाल। तो दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जिन्होंने स्थापना करी थी दोस्तों वह थे आपके धर्मपाल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 55 में कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया। ऑप्शन नंबर ए नरसिंहदेव प्रथम, ऑप्शन नंबर बी कपिलेंद्र, ऑप्शन नंबर सी पुरुषोत्तम या फिर ऑप्शन नंबर डी राजराज। तो दोस्तों कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो निर्माण करवाया था दोस्तों वह करवाया था नरसिंहदेव प्रथम द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए होलकर, ऑप्शन नंबर बी सिंधिया, ऑप्शन नंबर सी चंदेल राजपूत या फिर ऑप्शन नंबर डी बुंदेला। तो दोस्तों खजुराहो के जो मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों वह कराया था चंदेल राजपूतों ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 57 में कि अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए मौर्य काल, ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल, ऑप्शन नंबर सी कुषाण काल या फिर ऑप्शन नंबर डी वर्धन काल। तो दोस्तों अजंता की जो गुफाएं हैं वह संबंधित हैं आपके गुप्त काल से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि चरक संहिता किससे संबंधित है, तो दोस्तों चरक संहिता का आपको बताना किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राजनीति, ऑप्शन नंबर बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा या फिर ऑप्शन नंबर डी धर्म। तो दोस्तों चरक संहिता का जो संबंध है दोस्तों वह है आपका चिकित्सा से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 दोस्तों आपके सामने है कि मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था। तो दोस्तों मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बटा हुआ बताया था। तो उसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 7 भागों में, ऑप्शन नंबर सी 10 में या फिर ऑप्शन नंबर डी 12। तो दोस्तों मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज जो विभाजित था वो 7 वर्गों में विभाजित था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60 में कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों कनिष्क की राजधानी आपको बतानी है कहाँ थी। पुरुषपुर, पेशावर, ऑप्शन नंबर बी मथुरा, ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला या फिर ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। तो दोस्तों कनिष्क की जो राजधानी थी दोस्तों वह पुरुषपुर पेशावर में स्थित थी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें। एंड दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों हमें सपोर्ट करें। आपके एक लाइक और आपके एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं वीडियो है, लेकिन दोस्तों हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों यहाँ तक हमने 60 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। तो दोस्तों 60 क्वेश्चन आपने देख लिए, 60 क्वेश्चन कवर हो गए आपके 24 मिनट्स में। कितने में दोस्तों 24 मिनट्स में 60 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आगे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। आप
देखते रहें और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।